क्यों ऐसा कर रहा है शुभी? तुझे साथ लिए बिना वो भी घर नहीं लौट पाएंगे। हम सबको डांट पड़ेगी और घर में किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। क्यों पड़ेगी मजले भैया? क्या आनंदा की तरह आपको भी सब लोग स्वदेशी बोलने लगेंगे? और स्वदेशी होना बुरा क्यों है भैया? मैं बाबा से इस बारे में बात करूंगा। शुभी चुप, बिल्कुल चुप। ये सब बातें घर पर बिल्कुल मत कहना। तुझे पता नहीं कि ये सब बातें घर पर बोलने से क्या होगा। ऐसा मत करना। भाइयों, आज हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मुख्य कारण है एक बड़े अन्याय के खिलाफ विरोध। तू यहीं पर खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये रहा सुबी, देखो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है। मजले भैया, मजले भैया, मजले भैया, आप यहाँ पर? ये क्या सुरेश, तू यहाँ पर क्यों आया? मामा बाबू को कॉलेज दिखाकर घर चले जा। शुभी को बिना लिए वापस कैसे जाऊं? और शुभी के बिना ही हम घर चले जाएंगे तो बाबा बहुत नाराज हो जाएंगे। आप ही समझाओ उसे कि उसे लौटना ही पड़ेगा। सुभाष को लौटाना अब हमारे हाथों में नहीं है सुरेश। उसकी आंखों को देख, देख कैसे वो बड़ों की तरह सारी बातें सुन रहा है। उसने अपनी आंखों के सामने सुशील सेन को मार खाते हुए देखा है। इसके बाद भी शुभी जैसा संवेदनशील लड़का कैसे चुप रह सकता है? बोल। इस अन्याय को मैं खुद नहीं मान पा रहा हूं, तो मैं उसे क्या समझाऊं? अरे अक्षय कुमार बाबू, अरे आइए आइए आइए, बैठिए ना। अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए, जरा 1 मिनट दीजिए। अब अरे कोई है क्या? बैठक खाने में जल्दी से पानी और मिठाई लेकर आओ। मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ जरूरी बातें करके चला जाऊंगा। वैसे कहने से नहीं चलेगा अक्षय बाबू, अभी तो हमें लाखों बातें करनी है। मेरी पत्नी एक बात कहती है, लाखों बातें ना हो तो शादी शादी नहीं लगती। सुनिए, ये शादी नहीं होगी, यही सुनकर तो मैं यहाँ पर आया हूँ। शादी नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ जानते ही नहीं। शरद हमारे घर जाकर अपना इतना बड़ा एक फैसला सुनाकर आया और आप कह रहे हैं कि आप सच में कुछ नहीं जानते। आप ये सब क्या कह रहे हैं अक्षय बाबू? जानकी बाबू, बुरा मत मानिएगा, आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। शादी की सारी बातें पक्की हो चुकी हैं, 2 बार बातचीत हो चुकी है, आप लोगों को लड़की भी पसंद आई। उसके बाद भी शरद को हमारे घर भेजकर शादी तोड़ने का प्रस्ताव, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्षय बाबू, कहीं कोई गलती हो रही है, बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप एक काम कीजिए, मैं शरद को बुलाता हूँ, हमारी आमने सामने बात हो जाएगी। शरद। नहीं, शरद से अब और कुछ सुनना बाकी नहीं है। उसने मेरी बेटी विभावती को खुद जाकर बोला कि वो इस शादी के लिए राजी नहीं है। जानकी बाबू, आप लोगों के परिवार से इस अपमान की मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। सिर्फ यही कहने आया था। चलता हूं। अक्षय बाबू, अक्षय बाबू रुकिए। अक्षय बाबू। क्या हुआ चाचा जी? विभावती के पापा आए थे? नहीं, मतलब अपनी चाची माँ को जाकर बोलो कि मैंने बुलाया है अभी। रुक जाओ, ये क्या? पिसे हुए दाल में क्या इतना पानी डाला जाता है? तुम इस दाल को थोड़ा और पीसो, जाओ। बाप रे बाप, तू अभी भी वैसी ही नकचड़ी है छोटी। तेरी आंखों के सामने कोई भी गलती नहीं कर सकता। आप भगवान से प्रार्थना करो दीदी कि मेरे सब बच्चों में यही गुण आए। वो लोग जब भी कोई फैसला ले हमेशा सही हो। चाची माँ, आपको चाचा जी तुरंत बैठक में बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। बैठक में? क्या हो गया? जल्दी जाइए।
हुआ? क्या हुआ मैं भी जानना चाहता हूँ प्रभा। शरत आज अक्षय बाबू के घर जाकर बोल आया कि उसे शादी नहीं करनी। अपनी शादी वो खुद तोड़कर आ गया। क्या? इतनी हिम्मत उसमें कैसी आई मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें या मुझे बताए बिना उसने ये सब आखिर क्यों किया होगा? इसका जवाब सिर्फ शरत ही दे सकता है। कहाँ है शरत? बुलाओ उसे। अनु कह रही थी कि वो कॉलेज गया है। मैं बस एक ही बात सोच रही हूँ, हमारा शरत वैसा लड़का तो नहीं है जो बिना अपने माँ बाप को बताए अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला ले ले। शरत के ऊपर जो विश्वास और भरोसा तुमने बना कर रखा है प्रभा, मैं वो बरकरार नहीं कर पा रहा। आज जो शरत ने किया है उससे सिर्फ मेरा ही मान सम्मान नहीं, पूरे घर का मान सम्मान, अक्षय बाबू के घर का मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया उसने। मैं कह रही हूँ कि आप इतना गुस्सा मत कीजिए और ठंडे दिमाग से आप एक बार शरत से बात कर लीजिए। वो तो खुद ही शादी के लिए राजी था। अगर उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया है तो इसे तोड़ने के पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। आप जरा बात करके देखिए। वो उस दिन मुझे कुछ कह रहा था कि उसकी जिंदगी में 2 कर्तव्य हैं जिसके बीच वो फंस गया है। कौन से 2 कर्तव्य? ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। अपने परिवार और रिश्तेदारों के अलावा और क्या कर्तव्य है उसका बताओगी? मैं तो खुद ही उसे नहीं समझा पा रही थी। मुझे शरत से बात करनी है अभी। सतीश, सतीश। हाँ बाबा। क्या हुआ? तुम कॉलेज नहीं गए? बाबा आज तो मैंने तुम्हें शरत पर नजर रखने के लिए कहा था। वो निकल गया और तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए। मैं अभी तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगा। चलो अभी। अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ बाबा के साथ। लेकिन माँ आज तो हमारा कॉलेज बंद है। आज कॉलेज बंद है? क्या? अनु, अनु, जी दीदी। ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि आज शरत कॉलेज गया है? क्या घर से निकलने से पहले उसने तुम्हें कहा था? नहीं दीदी, मैंने तो अनुमान लगाया था। इतनी सुबह सुबह शरत और कहाँ जाएगा? वो देव बाबू के घर पर गया था। वहां जाके वो बताकर आया है कि वो विभावती से शादी नहीं कर पाएगा। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। सतीश बेटा, क्या तुम्हें पता था कि वो ऐसा करेगा? अगर तुम्हें कुछ पता तो मुझे बताओ बेटा। सतीश! माँ मैं चलता हूँ। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? गलती तो शरत ने की है। तुमने उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया, इसीलिए पसीना तो नहीं आ रहा। तुम लोगों का कॉलेज बंद है ना? हाँ बाबा, कॉलेज आज बंद है पर लाइब्रेरी खुली हुई है। शरत शायद वहीं गया होगा। शायद क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुम्हें ठीक से नहीं पता। जी बाबा, मुझे पता नहीं। शादी के बारे में शरत ने तुमसे कोई इच्छा व्यक्त की थी? जी नहीं। इसका मतलब अक्षय बाबू के घर जाकर शरत ने ऐसा काम क्यों किया, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। शरत, ये सब अपने मन से निकालो और पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे मन में कोई दुविधा नहीं होती बड़े भैया? अगर तुम स्कूल में पढ़ने वाले सुशील सेन का चेहरा देख लेते, देश के लिए कैसे अंग्रेज पुलिस की छड़ी की मार सहन कर रहा था वो छोटा सा लड़का, उतना सा लड़का जिसके बाबा और मां हर कोई है, वो कर पाया और मैं देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुशील सेन को छड़ी से पीटने को लेकर वो बहुत परेशान था। उसी के कारण शरत ने ऐसा फैसला तो नहीं किया होगा। अब आपके सामने भाषण देंगे श्री शरत चंद्र बोस। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे मातरम, जरा जल्दी चलाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोचवान से कहो रुके। रुक जाइए। नमस्कार, मेरा नाम शरद चंद्र बोस है। ये खुशी का समय नहीं है, ये आनंद का समय नहीं है। हम सब एक निर्दयी अत्याचार का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि सुशील सेन नाम के एक लड़के को अदालत के सामने न्यायाधीश डगलस किंगफोर्ड के आदेश अनुसार सबके सामने छड़ी से पीटा गया है। क्या गलती की थी सुशील ने? उसने अन्याय का विरोध किया था। अन्याय का विरोध करना हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है। मैं सुशील सेन के ऊपर किए गए इस निर्दयी अत्याचार का विरोध कर रहा हूं। विरोध, विरोध, विरोध। सुशील ने एक वीर की तरह वो मार सही है। यहां तक कि स्वयं सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सुशील एक छात्र है, उसके मन में कैसी भी भावना आ ही सकती है। उसके लिए उसे मारा जाएगा? मानवता तक नहीं है किसी में। बाबा, मैं कह रहा था कि क्यों ना घर वापस चले। ब्रिटिश सरकार को अपना राजा समझते हैं। वो लोग शायद भूल रहे हैं कि प्रजा ही राजा को जन्म देती है। राजा कभी प्रजा को जन्म नहीं देता। हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया है उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। हमारी देश मां के चरणों में उन्होंने जंजीर डाल दी है। मां के बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यहां तक कि सुशील सेन जैसे बालक को भी वो छोड़ नहीं रहे हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमें उन्हें समझाना होगा कि हम जानते हैं एक शक्ति का विनाश दूसरी शक्ति से होता है। बोलिए आप लोग, क्या हम में वो शक्ति है? हमें वो शक्ति है। ठीक कहा आपने, हम में है वो शक्ति। उन्होंने एक सुशील को मारकर हजारों सुशील खड़े कर दिए हैं। डटकर खड़े रहना पड़ेगा हमें, हिम्मत रखनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा। ऐसे निर्दयी अत्याचार गंभीर अन्याय है। हम आशा करेंगे कि आगे से अंग्रेज पुलिस भारतीयों पर ऐसा अत्याचार नहीं करेगी। और इसी अत्याचार को रोकने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बाबा, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सतीश, तुम सबको लेकर घर आओ, वंदे मातरम, मुझे बात करनी है। वंदे मातरम।
क्या बात है जानकी? शरद क्या देखा तुम्हें कॉलेज में? देखा दादा, लेकिन कॉलेज में नहीं। तो फिर? कॉलेज के सामने एक मंच पर खड़े होकर छात्रों के सामने सुशील सेन को डंडा मारने के खिलाफ भाषण दे रहा था। क्या? साथ में सुरेश और रोनू को भी देखा। वो लोग तो फिर भी दूर खड़े होकर भाषण सुन रहे थे और सुभाष मझले भाई शरद का भाषण सुनने के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे उस स्वदेशी सभा में गए थे। अभी वो सब कहाँ हैं? मैंने सतीश को कहा था कि वो सबको अपने साथ लेकर आए। माँ, माँ, शुभी, सुरेश और मामा बाबू मेरे साथ नहीं थे। उन्होंने तो अचानक रास्ते में मुझे देख लिया था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। शुभी ने अपनी आंखों के सामने सुशील सेन को डंडे से पिटते देखा था। उसी के प्रतिवाद में वो वहां पर रुकना चाहता था और मैं उसे रोक नहीं सका। सुरेश, तुम रोनू को लेकर भीतर जाओ। जी बाबा। क्या हो गया तुम्हें शुभी? क्या मुझे बताओगे? बाबा ने जो कुछ भी कहा था सब भूल गए? परीक्षा में प्रथम आने की जिद छोड़कर क्यों बड़ों के कामों में अपने आप को फंसा रहे हो सुभाष? तुम्हें जहां जाना नहीं चाहिए वहां तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें जो पढ़ना नहीं चाहिए वही पढ़ रहे हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी उम्र के लड़के जो नहीं बोला करते तुम वही बोल रहे हो। मेरा उनकी बात सुनने का मन कर रहा था। मेरा मन जो कहता है करने के लिए मैं तो वही करता हूँ ना माँ। आप ही बताओ, अन्याय का विरोध करना अच्छी बात नहीं? फिर से बड़ों जैसी बातें कर रहे तू? फिर से शुरू कर दिया? देख रहा है ना शरद, कैसे तूने सुबी के दिमाग को खराब कर दिया है? देख रहा है? ये सब बोलने की उम्र है क्या उसकी? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरा भी दिल जो कहता है मैं वही करता हूं। मैं भी मानता हूं अन्याय के विरुद्ध प्रतिवाद करना चाहिए। मैं जो विश्वास करता हूं सुभाष भी अगर वही बात करता है तो मैं उसे कैसे कहूं कि वो जो सोच रहा है वो गलत है? और बोल भी दूं तो अमल कैसे करूं? तुम ये सब क्या बोल रहे हो शरद बेटा? और शुभी भी ये सब क्या कह रहा है? तुम लोगों की आगे इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरे तो डर के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं। माँ, सुभाष थोड़ा ज्यादा ही सोचता रहता है। इसका दिमाग बहुत तेज है। इसकी उम्र के लड़के जो काम करके खुश रहते हैं वो सब करके इसे संतुष्टि नहीं मिलती है। माँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें कह रही हूँ शरद बेटा, शुभी के जुबान से इस तरह की बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसमें जितना दिमाग है उसे पढ़ाई में लगाए तो अच्छा है, और तुम भी वही करोगे। और तुम याद रखना शुभी, ऐसी बातें तुम कभी नहीं करोगे शुभी। तुम जानते भी हो तुम्हारे बाबा को कितनी ठेस पहुंची है। गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है जानकी, क्योंकि बात आगे बढ़ चुकी है। नहीं दादा, अब लगाम जरा कस के लगानी पड़ेगी। और सुभाष,
मैं तुम्हें एक बात फिर से याद दिलवा देता हूं, शायद तुम भूल गए होगे। छात्रानंग अध्ययनंग तपो